आप देख रहे हैं न्यूज 4.0। साथ में आपके शिखा ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं, पूजा, प्रिया और आयुष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम के ऊपरी इलाकों में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल बेस्टन में मंगलवार को हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने आतंक और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। इस हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने मन की बात के अपने संबोधन की शुरुआत ही पहलगाम हमले से की। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही थी और लोगों की कमाई बढ़ रही थी, लेकिन देश के दुश्मनों और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। पीएम मोदी ने अपने प्रण को फिर से दोहराया और कहा कि पहलगाम के दोषियों को वो सजा मिलेगी जो कि उनकी सोच से भी परे होगी। पहलगाम हमले को लेकर भारत में जो गुस्सा है उसे भी पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना ने देशवासियों को पीड़ा पहुंचाई है और देशवासी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। हर भारतीय का खून इस वक्त खौल रहा है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा था और लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन अब देश उन्हें बता देना चाहता है कि उनके हर किए गए काम की उनको सजा मिलेगी और कड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को आतंक के सरपरस्तों की हताशा का नतीजा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमला उनकी कायरता को दिखाने वाला है। पीएम ने कहा कि हर पीड़ित के साथ न्याय होगा। पीएम ने आगे कहा, आज दुनिया देख रही है कि इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के जम्मू कश्मीर में लगातार हलचल तेज है। सुरक्षा बल आतंकवादियों की तलाश में चप्पे चप्पे तक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग जिलों से कई आतंकी और आतंकी सहयोगियों को हिरासत में लेने का जो सिलसिला है वो भी सतत चलता जा रहा है। इसके साथ ही एक्शन लेते हुए सुरक्षा बल चुन चुनकर आतंकवादियों के घरों को भी ध्वस्त कर रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा जिले की नाज कॉलोनी इलाके में देर रात लश्कर तैयबा के एक सक्रिय आतंकी जमील अहमद के घर को उड़ा दिया। पहलगाम हमले के बाद अब तक सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों के घर को जमींदोज किया है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले सुरक्षा बलों की टीम ने शनिवार देर रात की अगर बात करते हैं तो एक्शन किया था और आपने देखा कि किस तरीके से जो आतंकी अदनान का घर था उसको ध्वस्त कर दिया था। अदनान साल 2024 में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था और पिछले 1 साल से घाटी में ही सक्रिय था। इससे कुछ देर पहले कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को ब्लास्ट करके 3 सेकंड में उड़ा दिया था। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छुपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी देता है। जवानों ने साफ कर दिया कि आतंक और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख जारी रहेगा। स्थानीय लोगों से शांति सहयोग बनाए रखने की अपील की गई। बता दें कि शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल माने जा रहे 2 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया था और माना यह भी जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने का काम तेजी से किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए कई राज्य सरकारों ने उनके राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। वहीं उत्तराखंड में मौजूद पाकिस्तानियों पर भी भारत छोड़ने को लेकर कार्रवाई तेजी से की जा रही है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और खास बात यह भी है कि इस चारधाम की यात्रा में पाकिस्तान के 77 नागरिकों ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। उत्तराखंड सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इन सभी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों के चारधाम यात्रा के लिए किया गया रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। उन्हें उत्तराखंड से जाने का भी आदेश दिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में 250 पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 3 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भी भेजा जा चुका है।
उत्तराखंड में अभी तक ये जानकारी सामने आई कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत अन्य जिलों में 250 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें से 77 नागरिकों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया। साफ है कि पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ खासा गुस्सा है। अब इतना तय है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, उन्हें देश उनके वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान के नागरिक होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरा देश आक्रोश में है। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा में पाकिस्तान के 77 नागरिकों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन्हें उत्तराखंड की धामी सरकार ने रद्द कर दिया है। ऐसे में अब चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24, देहरादून। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी ने उत्तरकाशी कांग्रेसियों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया है। शिविर में ट्रेनिंग पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री नवप्रभात ने इसकी जानकारी दी है। प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री नवप्रभात ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इस बात को जाहिर किया कि बीजेपी के नेता इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के शिविर का आयोजन करने का पार्टी ने फैसला लिया। कांग्रेस के नेता नवप्रभात ने शिविर को संबोधित करते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस के पास बीजेपी सरकार के विरोध में सैकड़ों मुद्दे हैं, कांग्रेस नेताओं को जनता का सारथी बनना है। और देखिए, शिविर आयोजन की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने फिर से बीजेपी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप भी इस दौरान में मढ़ दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने जहां बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रशिक्षण के कार्यक्रम की शुरुआत उत्तरकाशी से की है। इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के जरिए कांग्रेस नेताओं को पार्टी की विचारधारा को बताने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस उत्तराखंड में फिर से जीत के लिए लगातार अपनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही है। आईसीसी का ट्रेनिंग सेशन इसी का हिस्सा है। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कार्यकर्ताओं को पार्टी की आगे की रणनीति के बारे में रूबरू करवाया। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं एआईसीसी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का, कि उन्होंने वास्तव में कांग्रेस के जो जितने भी वर्कर हैं और कांग्रेस का जो संगठन है वो किस प्रकार से मजबूत हो, उसके लिए उन्होंने जिलावार हर ज़िले में ट्रेनिंग कैंप लगाया। और उत्तराखंड में इस ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत उत्तरकाशी जनपद से की। इसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं। इसमें जो ट्रेनिंग में जो चल रहा है वो कांग्रेस की क्या विचारधारा है, और साथ ही साथ कांग्रेस का जो बूथ का मैनेजमेंट है, जो मंडलम है, उनको किस प्रकार से सशक्त किया जाना है, इस पर बहुत बारीकी से काम हो रहा है। भाजपा के द्वारा कांग्रेस के बारे में जो कुप्रचार किया जा रहा है, इतिहास के बारे में जो गलत जानकारी लोगों को दी जा रही है, अब ये आवश्यक हो गया है कि हम कांग्रेस को जगाएं और भाजपा के इस कुप्रचार का जवाब दें। ये कम संख्या का प्रोग्राम है, हर जिले का प्रोग्राम है, ये कोई कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जैसा कार्यक्रम नहीं है। निरंतर भाजपा के द्वारा जो समाज में झूठ फैलाया जाता है, कांग्रेस के खिलाफ जो तमाम तरह की बात की जाती है, स्वतंत्रता आंदोलन को झूठा दिखाने की जो बात कही जाती है, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है, तो हमारा जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक अध्यक्ष है हमारा, जो हमारा मंडल अध्यक्ष है, जो हमारा जिलाध्यक्ष है, जो हमारा आम कार्यकर्ता है, जो लड़ता है सोशल मीडिया पे, वो कैसे उन सारे सवालों का जवाब दे, कैसे वो भाजपा के साथ जो आज नए दौर में चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया वो लाए हैं उससे कैसे चुनौती दे, इन सब चीज़ों पर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था। राहुल गांधी ने जो जिले में जिलाध्यक्षों को पावर देने की बात कही है, कार्यकर्ताओं को स्किल्ड करने की बात कही है, ये उसका एक हिस्सा है जो आज जिले में हो रहा है। इसके बाद यही कार्यक्रम हमारा ब्लॉक स्तर पे होगा और उसके बाद यही कार्यक्रम मंडल स्तर पे होगा और वही कार्यक्रम फिर हमारा बूथ लेवल पे होगा। साइबर सिटी गुरुग्राम के फरीदाबाद रोड स्थित बांधवाड़ी कचरा प्लांट में देर रात तकरीबन 2:30 बजे अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर गुरुग्राम फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन कचरे में लगी हुई आग इतनी ज्यादा फैल गई कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसकी वजह से पास के जिले फरीदाबाद से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया।
आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन संकट बनने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काफी ज्यादा दिक्कतें वहां पर हुई हैं। खासी मशक्कत करनी पड़ी आग की वजह से। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर धुआं फैलने से यातायात भी प्रभावित हुआ। गाड़ियां चला रहे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और देखिए, शनिवार की रात को 8 बजे अचानक से कूड़े से धुआं निकलता हुआ नजर आता है और उसको देखकर कर्मचारियों ने इसकी सूचना सेक्टर 29 के फायर स्टेशन को दी। थोड़ी देर बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद सबसे पहले सेक्टर 29 फायर ब्रिगेड से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, लेकिन फायर ब्रिगेड की ये टीम भी नाकाफी साबित होती है, जिसके बाद आसपास के जो फायर स्टेशन थे वहां से भी दमकल की गाड़ियां पहुंचती है। सेक्टर 29 फायर स्टेशन की तरफ से बताया गया कि रात भर में 6 दमकल गाड़ियों से 20 से ज्यादा चक्कर लगाए गए। गनीमत इस बात की रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं रही। आग लगने की घटना के बाद स्थानीय पुलिस और निगम कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं पिछले साल 2024 में भी यहां पर कई बार भीषण आग लगी। इस आग को बुझाने में 1 से 2 दिन तक तब लगा था। ये आग कल से लगी थी जी। उसके बाद हमारी गाड़ियां करीब 150 करीब गाड़ियां हमारे यहाँ लग चुकी हैं और आग अब कंट्रोल में है और जो हमारे आला कमान अधिकारी है मौके पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं बार-बार, तो शाम तक कंट्रोल हो ही जाएगी। रोहिणी के सेक्टर 17 में उस समय हड़कंप मचा जब सेक्टर में मौजूद झुग्गियों में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड विभाग की 18 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। आग से तकरीबन 150 झुग्गियां जलकर के खाक हो गई। इसके अलावा आग से कई पेड़ भी झुलस गए। आग की इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत की खबर नहीं है। इस दौरान लोगों में गुस्सा भी नजर आया। लोगों का आरोप था कि आग लगने की इस घटना की खबर बहुत पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम को दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से पहुंची। आग किस वजह से लगी है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया, जांच जारी है। फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सुबह करीबन 11:55 पर आग लगने की सूचना मिली। फौरन ही दमकल की 20 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग काफी भीषण थी और आग के दौरान इलाके से धुएं का गुबार भी उठता देखा गया। गर्मी लगातार बढ़ रही है। आग की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। रोहिणी के अलावा दिल्ली के शकरपुर थाना क्षेत्र में ITO जाने वाले मार्ग पर भी जंगल में आग लगने की खबर सामने आई। इसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। तकरीबन 11 बजे आग लगी है। बिल्कुल मैं खाना चढ़ा रही थी, उसी टाइम आग लगी है और बाकी 12:20 में, ये 1:20 में गाड़ी आया। कम से कम 1.5 घंटे बाद आया, 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी आया। सारा जल गया। 2000 झुग्गी सारे जल गए, सारे 2000 झुग्गी सारे जल गए। सबके कितने बच्चे जल गए, कितने बच्चे सबके जल गए। मेरा 3 लाख रुपए का सामान जल गया। मेरा 3 लाख रुपए का मेरा दुकान जल गया, मेरा घरवार जल गया, मेरा सारा सामान जल गया, सारे बस्ती वाले के जल गए। किसके पास हम सहारा लेंगे? कौन हमें देगा सहारा? पहले आता था झुग्गी बच जाता, फिर एक झुग्गी लगा था, फिर सारा लग गया सिलेंडर फूक के बाद। सिलेंडर भी फटा, सब घर में सिलेंडर था। हाँ, कोई निकाला, कोई नहीं निकाला। हम लोग तो कुछ भी नहीं निकालू, जितना बच्चा सारा सब जल गया। खाली एक सिलेंडर ही निकाली बस हम लोग। मेरा बाइक जल गया, मेरा 20,000 रुपया था, मेरा सामान था, सोने का चीज था, सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा मेरा। हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी गंगोत्री धाम के लिए एक ट्रक राशन से भरी हुई सामग्री को भेजा गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और हरिद्वार के SDM अजय वीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर के इस राशन से भरे हुए ट्रक को गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया। इस दौरान गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज भी मौजूद रहे। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद सबसे पहले हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भेजे गए राशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलसिला लगातार जारी है और इस साल भी गंगोत्री धाम के लिए राशन से भरा ट्रक भेजा गया है। और देखिए, गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ने कहा कि 29 अप्रैल को 11:57 पर मां भगवती गंगा जी की डोली ऊखीमठ से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 30 अप्रैल को ये पूरा विधि विधान से कार्यक्रम किया जाना है और इसको लेकर महंत रविंद्र पुरी ने ये पूरी जानकारी साझा की है। जैसा कि आप सभी को विज्ञप्त है कि विगत कई वर्षों से हमारे पूज्यपाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी द्वारा मां मनसा मंदिर ट्रस्ट के और जो भगवती गंगा जी का प्रथम भोग लगता है वो मां मनसा देवी की ओर से लगता है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम महाराज जी के सानिध्य में मां भगवती मनसा के चरण पादुका सांगोपांग विधि से, जो महाराज स्वयं विधियों से विज्ञ हैं, उन्होंने पूर्ण विधि विधान से मां भगवती का पूजन, चरणों का पूजन और समस्त श्रद्धालु जो अब 4 धाम यात्रा आने प्रारंभ होंगे उनके सुखद और मंगलमय कामना की गई।
बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हर साल की भांति इस साल भी हमने गंगोत्री धाम में 1 ट्रक राशन भेजा है। वहाँ जो माता जी का भोग लगता है सबसे पहले मनसा देवी का भोग लगता है। और आज जो हमारा ट्रक रवाना हो रहा है इसके लिए हमारे SDM साहब हमारे साथ है। आपने हरी झंडी दिखाई हुई है। माँ मनसा देवी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, माँ गंगा मैया का आशीर्वाद सब पे बना रही है। ऐसे हम आप खुद से प्रार्थना करते हैं। देखिए